जय हिंद फ्रेंड, हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक रिवीजन। एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को मिल रहा है। एक पूरा पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 200 से 250 पेज के आसपास का है। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का हर एक चीज़ हम इसमें एक बार में कवर करना चाहते हैं। एक क्लास आपको लंबी मिलेगी और हो सकता है कि इसका 1 से 2 पार्ट हम प्रोवाइड कराएं, या फिर एक ही में अगर जब तक जो है चल सकता है तब तक प्रयास करेंगे। थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्लास, रिवीजन के पर्पज से है, ठीक है, रिवीजन के पर्पज से है, इसीलिए थोड़ी सी फास्ट क्लास हो सकती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग इस क्लास में ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट क्या करेंगे, तो हम इसमें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और ज्यादा समय हम इसमें लेंगे नहीं। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो भाई ये क्लास है, लेंदी क्लास है, मैराथन दौड़ है, और इसमें अगर आप लोग रह सकते हैं लास्ट टाइम तक तो ही आना है, वरना फिर आप पहले ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है, उनसे आप पहले ही बाहर हो चुके हैं जिनसे होनी चाहिए थी। और बाकी देखते हैं हम लोग, और जहां तक पहुंचना होगा पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला, क्या क्या चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो हम इसमें कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय, सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का अपवाद तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की वनस्पति, भारत के प्रमुख झीलें, बांध और मिसलेनियस में भी कुछ चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये सारी चीजें कवर करेंगे। एक दिन हमने और प्रयास किया था तो नहीं हुआ, तो आज फिर हम इसको कवर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात तो भाई इंडिया के बारे में, इंडिया है यहाँ पर, हमने इसको बताया कि भाई एक इसका पार्ट है तो साउथ एशिया का पार्ट माना जाता है, ठीक है, साउथ एशिया का पार्ट है। पहली बात तो यही रखनी है यार कि ये भाई साउथ एशिया का पार्ट है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में इंडिया है। ये 7 ऐसे महाद्वीपों में, ये कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये 7 महाद्वीप जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, और फिर इसी में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट इसमें हम बात करेंगे कितने हो गए भाई, तो एक कितने हो गए अभी अभी यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 और एक अंटार्कटिका, ये 7 ऐसे महाद्वीप हैं। और इसी में 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे दक्षिण महासागर आएगा, हिंद महासागर, और फिर लास्ट में आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये 5 महासागर, 7 महाद्वीप, और इसी के एशिया महाद्वीप में स्थित है कौन, तो एशिया महाद्वीप के स्थित में, इसमें मतलब दक्षिण एशिया में स्थित है भारत, ठीक है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, पहली पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें तो भाई ये हमारे पास है पूरा का पूरा ग्लोब, और इस ग्लोब में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ग्लोब में हमको मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां से हमको मिलने वाला है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है और इसके यहां से यहां तक का हिस्सा, तो इस हिस्से को, ये जो पूरा ऊपरी हिस्सा है, इसको नाम देते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, निचले हिस्से को क्या नाम देते हैं, साउथ हेमिस्फेयर, और इस वाले हिस्से को, इधर का हिस्सा जो है, इसको नाम देते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाले हिस्से को नाम देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मतलब साउथ हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का, और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसका मतलब है दक्षिणी गोलार्ध, और नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। इधर के हिस्से का नाम है पूर्वी गोलार्ध, और इधर के हिस्से का नाम है पश्चिमी गोलार्ध। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के नामों पे, तो भाई भारत के ढेरों सारे नाम हैं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, उन नामों के बारे में भी हम कुछ चीजें समझेंगे। जैसे इसमें पहला आ जाता है आर्यवर्त, ठीक है, तो आर्यवर्त जो आता है पहले नंबर पे, आर्यवर्त क्यों कहते हैं, तो आर्यवर्त इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है,
जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में भारत जो था वो जम्बू द्वीप का भाग था, ठीक है। जम्बू द्वीप का भाग कहलाता था उत्तर भारत, इसीलिए हम इसे जम्बू द्वीप कहते थे, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में कहाँ बताई गई है? तो इसके बारे में भाई कई पौराणिक कथाओं में बताई गई है। हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया है? थोड़ी सी स्पीड दिख रही है, बाकी एक कॉन्सेप्ट की क्लास अभी हमारी चल ही रही है पैरेलल। तो हिंदुस्तान एक पर्सिया यानी आधुनिक ईरान के लोग सबसे पहले सिंधु नदी को, जो सिंधु घाटी है ना, ये जब आते थे, इस अगर हम भारत की बात करते हैं तो इस भारत में जब यहाँ से ये जो नदी जाती है, इस नदी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर यूं जाती है। तो यहाँ से जो आने वाले लोग थे, इधर से जो पर्सिया से आने वाले लोग थे, इधर से आने वाले लोग क्या कहते थे? इसको सिंधु ना कह के इसको क्या नाम देते थे भाई? इसको सिंधु नहीं कह पाते थे तो वो नाम देते थे इसको, ठीक है, सिंधु ना पढ़ के इसको हिंदू कहने लगे। और इसी से बन गया क्या? इसी से बन गया हिंदुस्तान, इसी से हिंदुस्तान आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का अपभ्रंश हिंदू प्रयोग करते थे और यहाँ के निवासियों के लिए हिंदुओं का देश, और इसी से आ गया हिंदुस्तान नाम दे दिया गया। हिंदुस्तान का सबसे पहले 262 ईस्वी में सासानी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, सासानी अभिलेख में, ठीक है। तो सासानी अभिलेख याद रखना है, सासानी अभिलेख याद रखना है, सासानी अभिलेख में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे बात करें भारत का, तो भारत सर्वप्रथम प्राचीन वायु पुराण में इसका उल्लेख मिला है। कहां से मिला है? तो भाई वायु पुराण में इसका उल्लेख मिला है, वायु पुराण, ठीक है। वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक ना। वायु पुराण में क्या कहते हैं कि इसका उल्लेख जो है हम लोगों को मिलता है वायु पुराण में। आगे अगर बढ़ जाते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंडिया। अब इंडिया का नाम कैसे आया है? तो इंडिया का नाम भी सेम यही पैटर्न यहाँ पे रहा है, सेम यही पैटर्न, मतलब जैसे हिंदू और सिंधु नाम देके हम लोग बदल देते थे, वैसे यहाँ पे क्या आ गया? इंडिया का भी। तो यहाँ अगर अंग्रेज लोग आए तो ये लोग क्या कहते थे? ये लोग भाई ना हिंदू को क्या नहीं बोल पाते थे? हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान से ये जो हाथ है इसको हटा दिए और इसको बोलने लगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोलने लगे, यानी हिंदू बोलने लगे, और इसी से आ गया क्या? इसी से आ गया इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से हिंदू को बदल दिया गया किसमें? इंडिया में। यानी अब यही बातें, यानी कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, यही कहाँ मिलता है? यही हमारे आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 1 में। अब इसमें आप ना स्पीड ना बढ़ा के देख पाएंगे, हम खुद ही इसमें 1.5 की स्पीड से चल रहे हैं। जो आप लोग इसका 1.5 या फिर 1.25 करके स्पीड देखते हैं, तो 1.5 की स्पीड से हम खुद ही चल रहे हैं। कहीं कहीं तो हम 1.5 की जगह 2 खुद ही हो जा रहे हैं भाई, इतनी तेजी से हम खुद ही स्पीड इसकी बढ़ा के चल रहे हैं। तो आपको स्पीड नहीं बढ़ा के देखनी है। चलिए आज आ जाते हैं अब हम लोग इस आर्टिकल के बारे में। यह आर्टिकल कहता है राज्यों का संघ, और राज्यों के संघ की अगर बात है तो हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके नाम हम फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहला आ जाता है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे नंबर पे दिल्ली, चौथे नंबर पे चंडीगढ़। ये 4 ऐसे ऊपर हैं। नीचे दादर नगर हवेली और दमन दीव है, फिर है लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये 4 ऐसे ऊपर और 4 ऐसे नीचे, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 28 ऐसे राज्य भी हैं, 28 ऐसे राज्य हैं, और ये 4 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, और इनके बारे में अगर समझना है तो हम आपको इतनी स्पीड से ही थोड़े से बताएंगे, ज्यादा स्लो नहीं रहेंगे, बट आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मे बी आपको बहुत जल्द ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके लिए अगर हमें लगता है तो हम क्या करेंगे, एक आध स्लाइड यहाँ पे बीच में हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को स्टेट एक बार बताने के लिए, ठीक है, एक बार आपको स्टेट हम बता देते हैं फटाफट। और ये चीजें हम बहुत बार बता चुके हैं, तो
ये इतनी बार बताया गया है कि भाई इसमें समय आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला स्टेट आ जाता है इधर से, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया। अब आएगा एसपी हिमाचल प्रदेश, यहाँ से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, करैला मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और फिर असम, मेघालय, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ से आप आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से आएंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और फिर त्रिपुरा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बस यूँ क्यों, क्योंकि भाई ये अभी सिंपल कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए इस पे ज्यादा समय भी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय भी हम इस पे नहीं ले रहे हैं। हमें क्या फैक्ट याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये सारी चीजें अगर हमको बात करनी है तो फटाफट एक ही जगह हम लोग अभी देख लेते हैं, इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक, ये जितनी चीजें हैं इन सभी को एक ही जगह एक ही मैप में हम आपको अभी और बहुत ही जल्द बता देते हैं। ठीक है, तो आपको विदाउट एनी टेंशन सब कुछ एक सिंगल मैप में क्लियर हो जाएगी। चलिए एक सिंगल मैप की बात करते हैं, एक सिंगल मैप में ही आपको हम दिखा देते हैं और ये सारी चीजें क्लियर करके यहां से भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक फोटो कहाँ से मिला था हमको, बहुत ही नीचे मिलेगा, यहाँ से एक फोटो लेते हैं और एक फोटो से आपको हम एक सिंगल मैप में सारी चीजें बताएंगे थोड़ा स्पीड में। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है, नॉर्थ टू साउथ में। और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है ईस्ट टू वेस्ट में। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ आती है ये आ जाएगी कितनी, तो ये आ जाएगी 3214 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो लेंथ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है 2933 किलोमीटर। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार का है, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऊपर अगर बात करें तो यहाँ आ जाएगा इंदिरा कौल, यहाँ पे आ जाएगा किवीथू, यहाँ पे आ जाएगा कौन, तो इधर आ जाएगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इसी में हमको क्या देखना है, इसी में आगे हमको समझना है। ठीक है, किसके बारे में, तो आगे हम इसी में समझ लेते हैं। एक बार ये मैप हम क्लियर करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकेंगे, ज्यादा समय तो नहीं लेंगे आपका। हाँ बट एक बार क्लियर करेंगे इस मैप को कॉपी करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, ये हमने कॉपी कर लिया, आगे क्या समझते हैं, तो आगे अब हम समझ लेते हैं। ये सारी चीजें आपको लिख के हम रख देते हैं कि जो भी चीजें हमने आपको अभी बताया है वो चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे इसको ऐड कर ही दिया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से हम ले लेंगे एक कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब चलिए कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है, तो क्या देखते हैं आगे हम समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के तो एक्सटेंट हमने बता दिया, कहाँ से कहाँ तक कितना फैला है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली है। अब हमको क्या समझना होगा जी, तो हमको समझना है यहाँ पे, समझना ना सर जी, समझना होता है। अच्छा जी,
तो फिर हमको क्या समझना है, अब समझना यही है कि यहाँ से एक लाइन पास होती है। हाँ, वो लाइन क्या है, तो हमने ये भी पहले भी बता दिया है, बहुत ही कई बार हमने आप चीजों को हमने आपको ये बताया है। और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, थोड़ा सा मोटा इसको करते हैं पेन। और एक कौन कौन आएगा इसमें, तो हम इसके लिए ट्रिक भी याद रखते हैं, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा लगा। ये बहुत आसान चीजें हैं, इन पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। कौन कौन आएगा, तो गुजरात आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, आगे आगे हम, तो इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं और आगे, तो और आगे हम क्या बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको क्या चीजें मिलती हैं, यहाँ पे हमको मिल जाती है, अब आगे समझने में कि यहाँ से और भी क्या चीजें सीखनी है। तो हमने देखा यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजों को, कर्क रेखा, फैक्ट वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है। अब क्या पूछता है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि ये पूरा भारत का अगर हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका पूरे का क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं तो 2.43% इसका क्षेत्र कवर होता है, और जनसंख्या में पहले नंबर पे आ गया है। और 7वें नंबर पे क्या है, तो 7वें नंबर पे एरिया वाइज एक कंट्री आती है। और 6 नंबर कौन कौन से हैं, तो 6 नंबर है रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी कंट्री आ जाते हैं जो 6 भारत से बड़े देश हैं एरिया वाइज। ठीक है, पॉपुलेशन में केवल एक था मतलब पहले, अभी हमसे बड़ा कोई नहीं, हम जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग, अभी तक तो इतनी सारी चीजें हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश, और फिर ये इनके अगर मतलब जो अभी हमने आपको बताया था 6 ऐसे बड़े बड़े देश, वो कौन कौन से हैं, तो 6 तो छोड़िए, आप 10 देख लीजिए। पहले पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूनाइटेड स्टेट, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे इंडिया, 8वें पे अर्जेंटीना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9वें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। ये तो सबको पता है, बट ये पूछा जाएगा, अर्जेंटीना पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछते हैं। एरिया 11.0% रसिया की कवर होती है, 6.1% कनाडा की, 6.3% चाइना की, 6.1% यूनाइटेड स्टेट की, और 6.5% ब्राजील की, 2.0% इंडिया, मतलब 2.43% हम कहेंगे, जीरो नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ए लैंड मास था। अब यहाँ पे ए रैंक कौन सा है, ए 10 रैंक ऐसी है पॉपुलेशन वाइज रैंक भी हम अगर देखें तो इसमें हम कहाँ आएंगे, हम तो भाई ये तो नाम केवल दिया गया है कि हम दूसरे नंबर पे हैं, बट हम क्या कहेंगे कि हम पहले नंबर पे हैं। ये पहले इसको ना करके यहाँ इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रसिया और मैक्सिको। आपको एक डाटा हम दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ से केवल और केवल कौन हमारे पास है, तो चाइना ही केवल आगे दिख रहा था जो अभी खत्म हो गया है, बाकी सबकी जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, यानी हम करोड़ों में हैं तो कुछ लाखों में खेल रहे हैं, हम करोड़ों में चल रहे हैं, कुछ लाखों में ही बेचारे परेशान हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमको डाटा देखने को मिलता है, ये डाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भाई 0 पॉइंट में कौन लिख दिया यार इनको अच्छा ग्रोथ रेट लिखा है। ठीक है, ग्रोथ रेट ये लिखा गया है यहाँ पर। ग्रोथ रेट की अगर बात करते हैं तो हम अभी भी 0 पॉइंट में हैं, हम 0 पॉइंट में चल रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हमको क्या समझना है, अब आइए हम देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजों को। पीडीएफ के साथ ही हम बहुत कुछ कवर करते चले जाएंगे और बिना किसी को हवा लगे, क्यों, क्योंकि हम भाई मतलब समझ में तो आएगा,
जी समझ में आएगा। रिवीजन है, रिवीजन है, रिवीजन है, ठीक है। यानी इसमें केवल रिवीजन ज्यादा है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा, भारत की जलीय और समुद्री सीमा कौन कौन से राज्य आते हैं? तो राज्य आ जाएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसको कवर करते हैं? ए समुद्र को। कौन कौन है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। ये राज्य किसमें आते हैं? ये सभी के सभी आएंगे जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। समुद्र से सीमा साझा करने वाले राज्य को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इनको हम रखते हैं कि भाई ये समुद्र से साझा करने वाले राज्य हैं। 1 मिनट का हमको समय देंगे। हम अभी एक वीडियो और बनाए हैं और उसको चाहते हैं कि थोड़ा सा अपलोडिंग पे लगा देते हैं, ताकि जब तक यहाँ पे हम कवर करते हैं तब तक एक वीडियो अपलोड हो जाए और फिर इसके बाद हमारे पास स्टोरेज बच जाए तो फिर हम दूसरा वीडियो भी इसमें बनाते रहेंगे। क्या आप आज सोने का इरादा नहीं लेकर आए हैं? जी बिल्कुल नहीं। आज हम यही चाहते हैं कि इसको कवर करने का प्रयास है हमारा। देखते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, रिवाइज 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 और केवल रिवाइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने के पर्पज से इस बार हम आए हैं और उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी फाउंडेशन कोर्स बाय सुजीत सर, एक अपलोडिंग पे लग गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये हमें पता चल गया भाई, ये हमें पता चल गया तो फिर आगे बढ़ जाओ ना सर जी। ठीक है भाई, आगे तो बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही हम बढ़ने वाले हैं। और हम कहाँ रुकने वाले हैं? हम तो आज तक आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इससे आधे लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। 43, 27, 18, 10, 43, 27, 18, 10। क्या क्या? तो मैदान, प्लेन एरिया, प्लेटू एरिया, माउंटेन एरिया, मतलब माउंटेन में भी अगर हम बात करें तो पहाड़ी वाला, और ये है माउंटेन पर्वतीय वाला, ये हिल एरिया भी इसको कह सकते हैं। ये तो हमने देख लिया, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट की गौहर माथा वही उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट है कुछ इंपॉर्टेंट, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो जरूरी है समझने में, क्या दिक्कत है समझ लेते हैं हम भी, ठीक है। इनको हम भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? गान। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगणमन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के बाद राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या कही जाएगी? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, ठीक है। जो डॉल्फिन होती है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक। ये तो बहुत ही थोड़े से फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चीजें थी, उनको भी हमने अभी कवर कर लिया और समझ भी लिया है, ठीक है। अब क्या बात करनी है? तो अब हमको बात करनी है कि भारत का समुद्री क्षेत्र, देखिए आधार रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो, ठीक है, यानी कि ये हम टेढ़ी मेढ़ी भारत का एक मैप बनाते हैं, तो इसको एक सीधी रेखा ऐसी खींची जाती है जो इसको मिला दे, ठीक है, ऐसे मिला दे। तो ये जो आधार रेखा है ना, जो ये सीधी रेखा खींची गई है, इसी को नाम देते हैं आधार रेखा। मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने का काम करती है,
उसी को हम लोग आधार रेखा कहते हैं। आंतरिक जल किसको कहेंगे? तो स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य, मतलब यहाँ बीच में जो हिस्सा आएगा इसको नाम देते हैं हम लोग, यहाँ पे जो जल मिलेगा उसको हम लोग आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। और भारत की प्रादेशिक क्षेत्र या क्षेत्रीय विस्तार किसे कहते हैं? आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ना कह के हम इसको 12 समुद्री मील कहेंगे। समुद्री मील 1.6 किलोमीटर के मतलब इतना तो एक्स्ट्रा रहती है उससे, किलोमीटर 1.6 रहेगा तो एक जो है समुद्री मील के बराबर होता है। तो ऐसे 12 समुद्री मील नॉटिकल मील भी कहते हैं। अब ये संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जब यही दूरी यहाँ से यहाँ 24 हो जाएगी, 24 समुद्री मील, तो उसको हम क्या नाम देंगे? संलग्न क्षेत्र कहते हैं या कंटीजियस जोन कहते हैं। जब देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जब आधार रेखा से 200 की दूरी बढ़ जाए, 200 समुद्री मील की, 200 समुद्री मील की दूरी हो जाए तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अगर इसके बाद आएगा तो इसके बाद जो आएगा इसको ओपन सी कहते हैं, ओपन सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। बिना रुके चलते रहना, यही सारी चीजें हैं जो अभी हमने आपको बताया है। जनसंख्या की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, बट अभी है ये है कितनी? 144 करोड़ से ऊपर हो गई है। 2021 तक भारत की जनसंख्या ऐसा माना जाता था, बट ऐसा हम काफी पहले ही जान चुके हैं। 2036 में 152 करोड़ ऐसा अनुमान है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थे, बट ये कब की बात है? ये बात है 2011 की, आज की बातें नहीं है, आज हमसे इनसे कोई मुलाकात नहीं है। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ है, महिला जनसंख्या 58 करोड़ है, ग्रामीण जनसंख्या 83 करोड़ है, ठीक है। ये तो यहाँ पे एक्सटेंड यहाँ तक इतना हुआ है। और भी डाटा इसमें है, बहुत सारे डाटा हैं। इन डाटा के बारे में हमको ध्यान से समझना है, एक एक चीजों को यहाँ से देखते हुए चलना है। शहरी जनसंख्या की वृद्धि कितनी है? 10 करोड़ है। शहर में 37 करोड़ है शहर में जनसंख्या, ठीक है। और अगर बात करते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि, कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तो 17 ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 अगर पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं। 943 महिलाएं पूरे भारत का है। जनसंख्या घनत्व 382 है, 382 मतलब 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोग आएंगे एरिया वाइज, तो ये कितने लोग आएंगे? यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या 382 है। कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.08%, मतलब पूरे भारत में 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं, 74.04%। पुरुष साक्षर कितने हैं? 82%। महिला साक्षर कितनी है? 65%। अनुसूचित जनसंख्या कितनी है? तो ये 20 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, रामम। रामम मतलब राजस्थान, 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 मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश, और एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,000 और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका? तो ये बात है महाराष्ट्र की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो भाई पहले नंबर पे यूपी है 20 करोड़, महाराष्ट्र है 11 करोड़, बिहार है 10 करोड़, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार में, यूपी और बिहार में कौन लोग रहते हैं? तो यूपी और बिहार में महाराजा लोग रहते हैं, तो महाराजा से हो जाएगा महाराष्ट्र। एक ट्रिक याद रखेंगे। ये सब ट्रिक कौन बनाया है? ये सब ट्रिक हम बनाए हैं, इसके अलावा ये सब ट्रिक कोई बनाने वाला अभी हुआ नहीं है, मतलब ट्रिक नहीं बनाया है ऐसा, इसको नहीं समझना है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, ठीक है। गोत्र से याद रखना है क्या? गोत्र से,
तो गोवा हो गया, ठीक है। ये अभी बनती हैं, तुरंत तरीके से बनती हैं जी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि तुरंत बनाया जाए, ठीक है। सिक्किम, 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 ये सब छोटे राज्यों के, ऐसे जो क्षेत्रफल में छोटे राज्य हैं उनके नाम याद रखने के लिए हम लोग टिक वगैरह बनाते रहते हैं, ये सब करते हैं। यही किया है, यही करेंगे, ठीक है। यही किया, यही करेंगे। और तो ये सारी चीजें हम लोग समझते रहेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, मिजोरम, लेकिन कैसे जनसंख्या? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सिक्किम जो है, यहाँ पे सिक्किम दूसरे नंबर पे है, गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन यहाँ पर सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या में, ये याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो 10 साल में होती है वो किस जगह? ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है। क्या सर जी भूलेंगे नहीं, आप इतना स्पीड पढ़ा रहे हैं? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि अगर 10 की हम बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि होती है। जबकि सबको लगेगा तो सबसे पहले नंबर पे ही बिहार आ जाएगा, बट बिहार यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो सबसे कम, तो नागालैंड में, केरल में और गोवा में, यहाँ पे सबसे कम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार 1102, जहाँ पूरे भारत का 382 है, वहीं बिहार का 1102 है। पश्चिम बंगाल का 1028 है और केरल का 860 है। और सबसे कम जहाँ पे अगर हम बात करें तो वही बहुत ही कम है बेचारे, बहुत ही कम है, वो भी कितने? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, और ऊपर चलो जी, परेशान काहे करते हो। यहाँ पे बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, जनसंख्या घनत्व केवल 17 लोग, पूरे भारत का 382 है तो यहाँ केवल 17 लोग। मिजोरम में केवल 52 लोग रहते हैं, सिक्किम में केवल 86 लोग रहते हैं। केवल 86 का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग। ऐसा जाके बाद में केस नहीं कर देना है कि वहां तो बता रहे थे आपके अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं, इतने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो दिखाई जो दे रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात, कहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो केरल में 1084, मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो 1084 महिलाएं हैं, वहां महिलाओं का रेशो ज्यादा है। और तमिलनाडु में कितने हैं? तो तमिलनाडु में 996, और फिर आंध्र प्रदेश में 993, पूरे भारत का 943, ठीक है। यूपी का आप बताएंगे। न्यूनतम में हरियाणा केवल 879, सिक्किम 890, पंजाब 895, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला 94% केरल में पढ़े लिखे लोग, मिजोरम में दूसरे नंबर पे 91% पढ़े लिखे लोग, ठीक है। ये साक्षरता दर यहाँ की बहुत ही हाई है। आगे बात कर लेते हैं, तो गोवा तीसरे नंबर पे आता है। गोवा तीसरे नंबर पे आएगा साक्षरता दर में, और 88.7% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यानी कि साक्षरता दर यहाँ पर भी ठीक ठाक है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार 61%, अरुणाचल प्रदेश 65%, राजस्थान 66%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य तो 92% केरल में, मिजोरम में 89%, गोवा में 84%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार 51%, ठीक है। राजस्थान 52%, झारखंड 55%। नागरिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली सबसे ज्यादा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, तीनों भाई केंद्र शासित प्रदेश है तो रहेगा ही, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। न्यूनतम नागरिक जनसंख्या वाला तो हिमाचल प्रदेश 10%, इस पे कोई गौर नहीं करेगा, इसमें सबको लगेगा कि बिहार है, बट बिहार से ज्यादा पहले नंबर पे हिमाचल, दूसरे पे बिहार है 13, और चौथा पे मतलब 14% है कौन? असम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं,
तो आगे क्या है, आगे अगर देखें तो जिलों की संख्या 640 है, तहसीलों की संख्या 5924 है, कस्बों की संख्या 7936 है, गांवों की संख्या 6,40,867 है। इतने तो केवल हमारे यहाँ गांव हैं, जितने कई जगह पे मिला के सारी चीजें हैं तो उतने हमारे यहाँ मिल जाते हैं ऐसे गांव गांव। अब पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया है, इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बाद में हम चर्चा कर लेंगे कभी, ठीक है। अब हमको आगे जो क्लास डिस्कस करनी है, बड़े भाष अभी तक चले हैं, 35 मिनट में ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा भी इसमें है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेंगे, केवल शांत रहेंगे। ऐसा मत समझना क्लास नहीं चल रही है। और वो चलेगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा ही थोड़ा सा शांत होने के बाद। वेट कितना करना है, 1 मिनट, 1 मिनट ब्रेक। चले, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहां से थे वहीं से चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो नहीं रुकते हैं हम, और नहीं रुकने के पीछे का एक ही रीजन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन you can use to change the world। एजुकेशन ही है, इसलिए हम बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि अब इसको हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। अभी तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा लेट क्लास मतलब चलती रहती है, तो वही चलेगी। और ये हम लोग देखेंगे चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम हुआ हमारा खत्म। अब हम क्या बात करते हैं, तो भारत का भौतिक विभाजन, इसको भी कवर करके ही मानने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें कवर करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। क्या है यहाँ है एक पर्वतीय प्रदेश, ये है पूरा का पूरा पर्वत वाला क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र जो ग्रीन कलर का है, ये थार डेजर्ट का पार्ट, ये पूरा पेनिनसुला का प्लेटू, ये है मैदानी भाग।
चलिए देखते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन, उत्पत्ति, विशेषताएं, वर्गीकरण, महत्व और कुछ तथ्य देखेंगे। पहला तो हिमालय के बारे में हमको समझना है भाई। हिमालय, हिमालय क्या समझना है, ये नॉर्थ इंडिया प्लेन के बाद और नॉर्थ में है। और ये क्या है, ये जो हिमालय है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड में पूरे अगर हम बात करेंगे ना तो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एक माउंटेन और पीक ना कह के हम कहें पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी एक श्रृंखला है। और इसी के बारे में हमको डिस्कस करनी है, ठीक है, इसी के बारे में हमको सारी चीजें डिस्कस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना है जी। तो यहाँ पे अब क्या देखना है, परिचय में, परिचय में हम क्या क्या देख रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसी है, आकृति है नवीन भू आकृति, मतलब अभी नया नया बना है। एक प्लेट थी इधर से, एक प्लेट था इधर से। ये प्लेट कौन कौन सी थी, प्लेट दो थी। एक जो है हमारे पास प्लेट ए रही, ठीक है, एक ए प्लेट हो गई, एक ए प्लेट हो गई। ये दो प्लेटें थी, इन दोनों का हमने नाम रख दिया था। इन दोनों का नाम हमने क्या रखा था, इसका हमने नाम रख दिया था P1, इसका हमने नाम रख दिया था P2। इसको हम कहते थे कौन सी प्लेट, इसको हम नाम देते थे यूरेशियन प्लेट, इसको नाम देते थे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दो प्लेटें थी, आपस में टकराई। जो प्लेट भारी थी वो चली गई नीचे, जो प्लेट हल्की थी वो चली गई ऊपर। और इसी तरीके से यहाँ पे एक पर्वत बना जिसको हमने नाम दे दिया क्या, हिमालय। बात समझ में आई। तो पहली बात तो नवीन भू आकृति संरचना है। निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से हुआ है। भारत और एशिया का महान विभाजक है, मतलब भारत जो है ये एशिया से अलग इसी पर्वत से होता है। जलवायु विभाजक है, सांस्कृतिक विभाजक है, जल विभाजक है। जलवायु कैसे विभाजित करता है, तो जलवायु भाई इसलिए विभाजन यहाँ पे होगा, कैसा दिख रहा है, हाँ बहुत ज्यादा रेड हो गया, ऐसा क्यों, लाइट इतनी रेड क्यों दिख रही है, एक मिनट। अभी ठीक है, ठीक है ना, अभी ठीक है। इसीलिए पता नहीं कहाँ से इतना ब्लैक दिख रहा था। मैं इतना थोड़ी हूँ यार, डार्क है बट इतना ज़्यादा थोड़ी है, पता नहीं चलता है। चलिए देखते हैं आगे। तो जलवायु विभाजक, सांस्कृतिक विभाजक, जल विभाजक। ये चापाकार आकृति है, धनुषाकार की आकृति, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल सा है जी, नवीन वलित पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये सब चीज़ों को अगर हमको समझना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक हटा के व्हाइट करते हैं और यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या चीज़ें। पहली बात यही कि भाई ये चापाकार आकृति का मतलब क्या होता है सर जी, इसका मतलब है धनुष के आकार का दिखना चाहिए। यहाँ से एक माउंटेन है जिसका नाम है क्या, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। यहाँ तक क्या है, नामसा बरवा, नामसा बरवा, ठीक है। तो यही चीजें हमको समझनी है। और ये नया नया अभी बना है, ये तो हमको भी पता है कि नया नया बना है जी, और ये धनुष के आकार का है, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें हमको बात करनी थी, यही सब कुछ हम यहाँ पे समझ रहे थे, ठीक। दूसरी बात तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा है ही। अब ये कब से कब तक कैसे इसका उत्पत्ति हुई है ये सब हम समझ लेते हैं पहले, फिर आते हैं हम लोग आगे। तो इसकी उत्पत्ति अगर हम बात करें तो क्रिस्टेशियस काल से टर्शियरी काल के बीच हुई है, और भी विवर्तनिकी परिणाम के तहत। विवर्तनिकी का मतलब जो ये पर्वत जो प्लेटें टकराती हैं इसको विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। टर्शियरी
पर्वत और अल्पाइन पर्वत भी इसे कहते हैं। अल्पाइन पर्वत के बेवकूफ़ लोग कहते हैं जिनको नहीं पता कि इतना भारी पर्वत है, तो उसका तुलना हम अल्पाइन पर्वत से कर रहे हैं, एक सिद्धी से पर्वत से, ठीक है। तो फिर हम कर लेते हैं, अभी क्या करते हैं। साथ ही यूरोप में अल्पस पर्वत से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि बिल्कुल बकवास बात है, ठीक है। तो एक बल्कि अल्पस पर्वत बना है हिमालय से, हो सकता है कि इसका एक देख ताक के बन गया होगा। हिमालय इतना बड़ा एक पर्वत है, इसका हम इससे तुलना करेंगे। उत्पत्ति तेरसे सागर और मालवा के निक्षेप और आसादीकरण से ये हुआ है, और अल्पाइन और भूसंचलन का फलस्वरूप है। अंतिम क्रिटेशियस का लगभग 13.5 करोड़ साल पहले, 13.5 करोड़ वर्ष पहले ये बना था। टर्शियरी काल में एक वर्तमान स्वरूप में आ गया है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये प्लेट टेक्टोनिक ये सारी चीजें तो हम समझ चुके हैं, बट अब हम क्या करते हैं, इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं, और पार्ट इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा तो पहले कुछ बात ये भी हम समझ लेते हैं कि भाई ए ना स्टार्टिंग में यहाँ नहीं था, ये कहीं से आया है, और कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो ये सब बातें तो हैं ही, और साथ में इसके बारे में कुछ चीजें और भी हिस्ट्री में बताई गई हैं, और वो चीजें क्या हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पर्वत जो है, ठीक है, ये पर्वत जो है इसके बारे में कुछ चीजें मानी जाती हैं, और वो क्या मानी जाती हैं, वो बताई जाती हैं कि देखिए, ये जो पर्वत है ना, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है। ये 500 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ऊंचाई 6000 मीटर है, और 7 से बना है। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान ये सभी देश हैं। और ये राज्य इसमें कौन कौन से कवर होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये राज्य इसमें कवर होते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये इसमें क्षेत्र भी कवर होते हैं। और भी अगर हम इसमें बात करें तो इसके पूरे एक एक पार्ट को, इन सबको अभी हम ऐसे देख लेंगे कि जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी पार्ट को भी अभी हम जस्ट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बट इसके कुछ चीज़ों को और भी याद रखना है, तो वो क्या क्या है, उसमें अगर हमको कुछ याद रखना है तो वही हम यहाँ देख लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें, ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी सी चीज़ों के बारे में भी यहाँ हम समझ लेते हैं, और आपका ज़्यादा हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। भूसन्नति संकरे उतले जलीय भाग का है, इससे रॉकी भूसन्नति इसका एग्जाम्पल जो भूसन्नति से होता है। कोबर ने इसे पर्वतों का पालना कहा है। तो ये भूसन्नति सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, ये तो हमें पता है कि 2 अलग अलग प्लेटों के बारे में हम समझेंगे। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, बहुत पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। बट अभी हमको क्या देखना है, तो अभी हमको यहाँ पे इस पर्वत के बारे में देखना है, और यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तो उसको याद रखने से पहले भाई इसका हम पार्ट वगैरह देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या है, कहाँ कौन सी भाग है, फिर तो आगे समझेंगे हम। तो एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे अगर हमको समझना है तो चलिए देखते हैं। चोटियों वोटियों के बारे में भी हम ऐसे देख लेते हैं कि ताकि याद रहे हमको सारी चीज़ें। ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले तो हम इसके बारे में यहाँ पे एक स्लाइड आपके पास रखते हैं, और उस स्लाइड से हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हैं। चलिए, कलर आते हैं हम इसी पे, और यही हमारा कलर रहेगा। इसी कलर पे देखेंगे, व्हाइट करते हैं इसको। आप कहें तो हम इसको डार्क कर देते हैं, आप जैसा कहें हम वैसा करने को तैयार हैं। डार्क भी अच्छा लगता है, बट ये सब चीजें जो है नाइट टाइम है, तो फिर यहाँ तो पता ही है कोई नहीं रहने वाला है, अकेले हम ही हैं, तो ये सारी चीजें तो डिस्कस करनी ही है। स्टूडेंट इस टाइम तो रहेंगे नहीं। यहाँ से यहाँ हम आपको बताते हैं क्या, यहाँ एक माउंटेन बनाना है, तो भाई ये चीज़ें हमको कवर करनी है, और जस्ट एक बहुत जल्द ही आप लोगों को मिलेगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आज से ही क्लास मानिए स्टार्ट, या जो भी समझिए, हमने लेट स्टार्ट किया, बट देर आए दुरुस्त आए हैं। और चलिए देखते हैं। पहला यहाँ से हम देखेंगे तो एक आएगा हमारे
हमारे पास हिमालय को हम बांटते हैं 4 अलग अलग भागों में। पहला हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय को भी हम 4 अलग अलग भागों में बांट देते हैं। 4 अलग अलग भागों में पहला कौन आएगा? पहला आएगा काराकोरम। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? लद्दाख। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो जास्कर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? जास्कर। चौथे नंबर पे कौन आएगा? कैलाश। क्या सर जी इतने सब पार्ट आज आप बांट देंगे? जी बिल्कुल बांट देंगे, आज ही दिखा भी देंगे आपको, समझा भी देंगे आपको। पहला आता है ए, इसका नाम हमने क्या रखा? काराकोरम। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ रखा क्या? इसका नाम हमने रख दिया लद्दाख। तीसरे नंबर पे हमने नाम रख दिया क्या? तीसरे नंबर पे हमने नाम रख दिया जास्कर। चौथे नंबर पे यहाँ पे आ गया कौन? यहाँ पे आ गया कैलाश। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया? कैलाश आ गया। ठीक, यहाँ नहीं रुकेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाइए। तो इस काराकोरम में हमको क्या मिलता है? काराकोरम में कई चोटियां मिलती हैं। यहाँ कई चोटियां, नाम इनके के हैं, तो नाम मान लीजिए कि ये काराकोरम हो गया। यहाँ की चोटियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये चोटी है पहली, जिसको नाम देते हैं राकापोसी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती है जिसको कहते हैं केटू गॉडविनस्टीन। तीसरे नंबर पे आती है कौन? तो ग्रासेर ब्रूम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हमको क्या मिलता है? आगे मिलता है लद्दाख के पास में। तो और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके के हिमनद याद रखने हैं। ठीक है, लद्दाख के पास 3 तरीके के हिमनद याद रखने हैं, जिसका नाम है देवसाई, देवसंग, सोडा। ये 3 यहाँ पे हमको क्या याद रखने हैं? ये 3 अलग अलग हमको यहाँ पे हिमनद याद रखने हैं। यही नहीं रुकना है, आगे चलते हैं। तो आगे अब हमको इनके बारे में इतनी सारी चीजें याद हो गई, तो हिमनद भी देख लिया। ये क्या थे? तो ये भी यहाँ पे ना प्लेन एरिया थे, बट यहाँ पे अब हिमनद रखने हैं याद। वो कौन है? तो बाल्टोरो, जियाफो, सियाचिन, हिस्पर, ये सभी इतने इसमें हिमनद भी याद रखने हैं। इतना ही नहीं, और भी चीजें इसमें रहती हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम अभी समझ लेते हैं फटाफट। ये सब कुछ हमने समझ लिया है। बाकी लद्दाख की सर्वोच्च ऊंची चोटी बुर्ला मानता है, याद रखना है। और फिर जास्कर में अगर याद रखना है तो जास्कर में तो ऐसा कोई चीज नहीं, यहाँ इसके जास्कर और लद्दाख के मध्य से सिंधु नदी निकलती है। कैलाश में गंगरिपोचे, इसका नाम है अष्टापद पर्वत रजतगिरी भी इसको कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं महान हिमालय के बारे में। और इस पर भी हम क्या देखेंगे? तो ये तो सबको पता है 24 किलोमीटर, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ हमको क्या इम्पोर्टेंट याद रखना है? यहाँ की कुछ चोटियों के बारे में। चोटियों को हम देख लेते हैं, फिर से वही नियम अपनाएंगे, और वही हमारा नियम है, और उसी नियम से हम चलते हैं। कस्टम नियम हमारा साफ रहता है, और वही नियम हम अपनाएंगे। कौन सा? यही कि यहाँ से अगर हमें पता चल गया कि ये तो हमारा ट्रांस था ऊपर, तो फिर नीचे लद्दाख आएगा। जी बिल्कुल, ट्रांस के बाद लद्दाख नहीं, महान आएगा। ठीक है, तो महान आएगा, तो महान के बारे में भी समझने हैं हमको सारी चीजें। तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को अगर हम बना दें, कहाँ हम बना दें? यहाँ। इसको अगर हम कुछ ऐसा चित्र बनाएं, ऐसा बढ़िया सा चित्र, और यहाँ पे हम कहें कि देखिए ये जो चित्र हमने आपको बना के दिखाया है ना, ये चित्र कुछ ऐसा है, ऐसा एक चित्र, और हम बोले कि भाई देखिए ये धनुष के आकार का बनाना चाहिए, धनुष के आकार का, तो बना देते हैं। यहाँ से आपने कह दिया कि यहाँ से अधिक नंगा पर्वत है, हमने कहा जी
यहाँ पे आपने कहा कि नामचा है, हमने कहा जी। अब आपने कहा कि देखिए यही नहीं रुकना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत सारी चोटियाँ मिलती हैं। हमने कहा चोटियाँ मिलती हैं तो फिर देख लेते हैं ना, सब चोटियों को एक जगह बांध देते हैं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से पहली स्टार्टिंग फेज में बहुत ही टाइम हो चुकी है, 11 बज गए, मतलब 11 बज चुके हैं, 3 PM। थोड़ा सा आपको एक ऑफलाइन का शेड्यूल बताते हैं हम। 7 से 8 AM, 8 से 9 AM, 3 to 4 PM, 4 to 5 PM, 5 to 6 PM, 6 to 8 PM। एक तो पूरी अभी हमारे पास ऑफलाइन क्लास टाइम टेबल है, जी हाँ, ये तो ऑफलाइन क्लास टाइम टेबल है। ए सिंगल मास्टर, अकेले मतलब पढ़ाने वाले, ठीक है। अभी ए अकेले सारी चीजें, इसके बाद 11 बज रहे हैं, ए 8 से कम 9 से क्लास चल रही है, 1 घंटे का ब्रेक है यहाँ बीच में, ये वही रही डिनर वगैरह के लिए, डिनर के लिए एक ब्रेक। अभी ये फिर से 11 बज गए, चलते हैं। चलेगा, चलता रहेगा, चलिए काफिला यूं ही चलता रहेगा। सर जी आगे चलिए तो देखते हैं हम लोग भी। यहाँ से अब ये हमने बता दिया, तो फिर अब हम देखते हैं एक एक स्टेप के बारे में, कहाँ कितनी कौन सी हाईएस्ट पीके हैं कैसे। तो फिर हमने तो एक अभी यहाँ पे स्लाइड ऐड किया था, एक फोटोग्राफ हमारे पास था और एक रहा यहाँ। चलिए यहाँ से हमको क्या समझना है, यहाँ से तो हमको अच्छी चीजें समझनी है। अच्छी चीजें क्या कि यहाँ से तो ये तो लद्दाख का क्षेत्र हो गया ऊपर, ठीक है, ऊपर का क्षेत्र तो समझ में आ गया इधर का। बट आप बताइए यहाँ नीचे का क्या इधर, तो हम उत्तराखंड में ऐसी उत्तराखंड में हम 6 पीक देखेंगे, 6 ऊंची चोटियों को उत्तराखंड में देखेंगे। कौन सी, तो पहला देखेंगे कामेत। नाम याद कैसे करने हैं, तो नाम याद ऐसे करने हैं, ऐसे याद रखने हैं। पहला कामेत कौन सा है, तो याद रखेंगे कामेत। दूसरे नंबर पे बंदरपूंछ, तीसरे नंबर पे बद्रीनाथ, चौथे नंबर पे केदारनाथ, पांचवें नंबर पे नंदा देवी, छठवें नंबर पे त्रिशूल, नंदा देवी के बाद त्रिशूल, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, ये सभी के सभी उत्तराखंड के हैं, ये सभी के सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं जी, ये सभी के सभी उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। तो यानी कि इस उत्तराखंड में स्थित हैं यहाँ पर कामेत, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक है, ये सब कहाँ है? ये सब इस उत्तराखंड की बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेपाल में देखना है, और नेपाल में क्या देखना है? नेपाल में ये देखना है, नेपाल में। अब नेपाल में आते हैं तो नेपाल का जो क्षेत्र है, यहाँ के लिए आप याद रखेंगे डैम जैम। डैम जैम याद रखेंगे। क्यों डैम जैम? क्यों? तो डैम से हो गया धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, 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 मनसालू, मनसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर, एवरेस्ट, गौरी शंकर के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखने थे। इतना ही नहीं रुकना है, अभी तो और चलेंगे जी। यहाँ बीच में, यहाँ बीच में तीन, कौन? पहला सीसा पंगमा, सीसा पंगमा, छोयू, छोयू, लहोत से, लहोत से, ये भी इसी में आते हैं। तो कौन कौन? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, फिर गौरी शंकर, गौरी शंकर के साथ साथ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ कौन आ जाएगा? तो माउंट एवरेस्ट के साथ आ जाएगा मकालू, मकालू के बाद तीन आएंगे, कौन कौन से? तो सीसा पंगमा, छोयू और लहोत से। तो ये सभी इसी में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक आगे बढ़ने से पहले याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को? तो अच्छी चीजें हैं और उनको आप याद रखते चलेंगे। हर एक शीशा पत्थर से कुछ खोज रहे थे, अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं। बाद में देखेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे हैं, भरपूर कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और चलेगा, देखते हैं कब तक। आगे बढ़ते हैं। 40-42 स्लाइड हम क्लियर कर चुके हैं, खत्म उनका मामला हो गया है। तो ये तो माउंट एवरेस्ट में हो गया, नेपाल तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसी में सिक्किम, 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 सिक्किम में आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये तो हो गया कहाँ से? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम। सिक्किम में कौन आता है? तो सिक्किम में आएगा, सिक्किम में आएगा कौन? आएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम। और आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आएगा कांगटो, कांगटो, माउंट कांगटो। और आगे चलेंगे तो आएगा नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, तो सिक्किम में कंचनजंगा, आगे आएगा कौन? आगे आ जाएगा कांगटो, कांगटो के बाद नामचा बरवा। क्या सर जी सब कुछ आज पढ़ा देंगे? जी सब कुछ आज पढ़ा देंगे। आगे बढ़े, ये तो हो गया पूरा महान हिमालय का। मध्य हिमालय में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये महान हो गया, तो महान के बाद अब मध्य की बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा ना ऐसे कटा पिटा है। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही कौन कौन आ जाता है? दो आते हैं। एक आता है धौलाधर, यहाँ मिला था धौलागिरी, यहाँ है धौलाधर। और एक आता है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल और धौलाधर, ये दो आते हैं। पहले पहले ये दो आएंगे,
फिर बाद में यहाँ यहाँ इस उत्तराखंड वाले में 3 आएंगे। एक आएगा नाग नागिन, नाग टिब्बा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मसूरी, मसूरी। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा कुमायूं। ठीक है, नाग टिब्बा मसूरी कुमायूं किस में आते हैं? ये सभी आते हैं उत्तराखंड में। आगे आएंगे तो यहाँ नेपाल में एक सीधी सी श्रृंखला है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत रेंज। और आगे बढ़ते हैं तो अब नीचे आ जाएगी एक सिंगल जिसको नाम देंगे शिवालिक, शिवालिक। वो आगे हम समझेंगे कि कहाँ कौन सी चीजें पाई जाती हैं, घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, कहाँ हिल स्टेशन पाए जाएंगे, सब अभी हम समझ लेते हैं। पहले अभी हम इनके इस चीजों पे भी आ जाते हैं। तो फिर आगे हम क्या बढ़ते हैं, आगे हम इसमें और बढ़ जाते हैं। तो अब क्या बढ़ते हैं, तो भाई ये तो इधर का हिस्सा देख लिया हमने, जी सर जी। अब ये वाला हिस्सा भी हमको बता दीजिए। ये वाले हिस्से का क्या मतलब है? इस वाले हिस्से का मतलब है कि जो इधर का एक उत्तर इस हिस्से की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने आएंगे? इधर नागालैंड है, और फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सब में कौन कौन से आएंगे? तो इनके बारे में भी हमको बताइए थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में भी क्या जाता है। हमको तो सब बताना ही है, हम सारे लोगों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पहला आ जाएगा कौन? तो पहला आएगा यहाँ पर, इसी में आते हैं डैम, डम डम, डफला। पहला कौन आएगा? डफला, डफला। मेरी अभोर मिस्मी, डफला मेरी अभोर मिस्मी। तो डफला मेरी अभोर मिस्मी, अरुणाचल का। अरुणाचल में एक कांगटो तो आपको याद ही होगा, कांगटो और नामसाबा। फिर आते हैं नागालैंड में, और नागालैंड में मिलेगा कौन? तो नागालैंड में मिलेगा पहला तो नागा हिल, कोई नहीं पूछता। दूसरा मिलेगा सारामाती, सारामाती यहाँ का हाईएस्ट पीक है। वैसे ही कांगटो यहाँ का हाईएस्ट पीक है, कांगटो। और यहाँ पे सारामाती कहाँ का? नागालैंड का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे एक ऐसी श्रृंखला मिलेगी जो असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है। इसको कहते हैं पटकाई बूम, पटकाई बूम के नाम से जानते हैं, पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है, पटकाई बूम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमको कौन? इधर मिलेगा माउंट आइसो, माउंट आइसो मिलेगा। ठीक, माउंट आइसो के बाद इसी में लाइम टोल, लाइम टोल इसी में मिलने वाला है, लाइम टोल माउंटेन, लाइम टोल माउंटेन। ठीक है, इसी के बाद ये कहाँ है? तो ये दोनों हैं मणिपुर के, मणिपुर के हैं। फिर आ जाएंगे तो हमको मिल जाएगा मिजोरम, और मिजोरम में कौन कौन मिलेगा? तो मिजोरम में पहला मिलने वाला है जिसका नाम है लुसाई माउंटेन, दूसरा है पांगपुई माउंटेन, तीसरा है लुसाई पांगपुई ब्लू माउंटेन, और लास्ट में त्रिपुरा का मिल जाता है, त्रिपुरा का बैटलिंग शिव। तो बैटलिंग
सिर्फ यहाँ का माउंटेन है त्रिपुरा का माउंटेन है। फिर इसी में आगे क्या मिलेगा, आगे मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ असम में, असम में क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा रेगमा और मिकिर। इसी में मेघालय में मिल जाएगा कौन कौन, तो मेघालय में मिल जाएगा गारो, खासी, जैंतिया। इट्स अ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। बात समझ में आई क्या? ये इतनी सी चीजें कवर करने के लिए आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बट हमने आपको यहाँ पे एक ही बार में सारी चीजें कवर करा दी है। अभी है हमारे पास स्टोरेज। टाइम का प्रॉब्लम को किसको आता है? टाइम मैं इधर उधर से मैनेज कर सकता हूँ भाई। मेरे लिए ये अगर सही चले ना, हालत खराब कर दूं मैं आधे लोगों की, आधे क्या पूरे लोगों की। बट क्या करूँ, ये थोड़ा सा सही से चलता नहीं। फिर मैं भी भाई इसी वजह से ना थोड़े से कई बार नहीं मन करता है कि अब क्या किया जाए। बनाने के बाद अपलोडिंग ये सब सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर जिस दिन ये लाइव चल गया, जितना क्लियर दिख रहा है इतना क्लियर लाइव में चल गया, इतना ही क्लियर जितना क्लियर अभी दिख रहा है मेरे देखने में, इतना क्लियर दिखा, चलता रहा, अपलोडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो यकीन मानिए इतने कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि यूट्यूब वाला भी सोचेगा कौन आ गया है। पूरा एक चैनल, एक अकेला आदमी इतने कंटेंट कैसे प्रोवाइड करा सकता है। बट है प्रॉब्लम कि अपलोडिंग नहीं होता है। ठीक है, अपलोड नहीं होता ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है इसकी। अपलोडिंग में एक वीडियो अभी मैं लगाया हूँ, कब का लगाया हूँ मैं बताता हूँ आपको यहाँ 35 मिनट चल रहे थे तब से मैं लगाया हूँ, और ये अभी अपलोडिंग कितनी हुई है, तो अपलोडिंग देख लीजिए 25 MB की अपलोडिंग है, इस पर 25 MB की अपलोडिंग है। ठीक है, मेन यही है, अपलोडिंग में ये हालत खराब करके रखा है। इस वजह से भी मैं परेशान हूँ। अगर अपलोडिंग ये मेरे मन से हो तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता, बट अपलोडिंग नहीं होती है, इसी वजह से परेशान रहना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो जानते ही हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है तो चलता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, यही आती है तो थोड़ी याद दिलाती है कि भाई अभी हैं आप, नॉर्मली जीवन जीजिए, ऐसे काहे इतने बड़े बड़े टेंशन लेते हैं। चलिए देखते हैं, आगे रुकना थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग यहाँ तक आ गए थे, तो फिर हमने यहाँ इस महान हिमालय के बारे में कुछ चीजें समझा, कौन किसकी कितनी हाइट है, तो ये भी अगर देख ही लेते, सब देख रहे थे, इनको काहे छोड़े। माउंट एवरेस्ट 8,848, इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, लेकिन इसको चाइना में चोमलुंगमा कहते हैं। मैं नहीं नाम रखा हूँ भाई, इसका नाम रखने वाला मैं होता कौन हूँ? मैं इसका नाम नहीं रखा हूँ, इसका नाम चाइना के लोगों ने चोमलुंगमा रखा है। एक छोटी सी कटोरी में ढेरों सारी चम्मच भर के जमीन पे गिरा देते हैं, जैसी आवाज आती है वैसा ही नाम रख देते हैं। ये चाइना के लोग ची चा करके ये बेचारे अपने अपने नाम रखते हैं, वैसे इसका भी नाम रख दिए हैं। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये सब देन इन्हीं की है, जो नाम है चोमलुंगमा। अब कंचनजंगा 8,598 किलोमीटर, मकालू 8,481, धौलागिरी 8,172, नंगा पर्वत 8,126। आगे अगर बढ़ते हैं
तो ये तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे ना बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। और ये घाटियां कौन कौन सी हैं, अगर हम बात करते हैं तो ये घाटियां बड़ी सुंदर सुंदर हैं और इनका नाम क्या है, तो पहली है जम्मू कश्मीर की घाटी, दूसरी है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की घाटी, दूसरी है इसके बाद उत्तराखंड में पुष्पों की घाटी, और नेपाल में है काठमांडू की घाटी। तो नेपाल की घाटी नहीं पूछेगा, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति और उत्तराखंड के पुष्पों की घाटी यही पूछी जाती है। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी याद रखना है, और फिर हमको हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की घाटी याद रखना है। बस यही दो घाटियां याद रखनी। घाटी मतलब खाने वाली नहीं, जो दुकान पे बैठ के खाते हैं उसको नहीं कह रहे हैं हम लोग। घाटी किसको कह रहे हैं, दो पर्वतों के बीच का ये जो खाली वाला स्थान है इसको नोन एज घाटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज घाटी, घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समय के आधार पे, अभी तक तो ठीक था, समय के आधार पे ही ये सब डिवाइड किया गया था, तो यही सब के बारे में हमने पढ़ना था, ये सब चीज हम लोग जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें ये पता चल गया भाई हिमालय के बारे में सब चीजें हमने देख लिया है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि हिमालय के मध्य में गहरी घाटी होती है और इनको दून कहते हैं, और पूर्व में इनको द्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, चुम्बी दून, ये सब दून के नाम आते हैं। और द्वार में हरिद्वार, अलीपुर द्वार, ठीक है, तो इस तरीके से द्वार के नाम आ जाते हैं। अभी अगर शिवालिक में हम बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर में इसको डुंडवा कहते हैं, पूर्व में इसको चुरिया और मुरिया कहते हैं, जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे डूला, मीरी, मिसमी के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक में इसे कुल्लू मनाली की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे दून और द्वार के नाम से भी तो जानते हैं, इस चीज को हमने देख ही लिया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने समझ लिया है। बट इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो और आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे अब आते हैं एक सर सिडनी बुराड़, और एक क्या करते हैं, सर सिडनी गेराल्ड बुराड़ करके आते हैं। बड़े जाने माने व्यक्ति थे, अपने आप को कुछ समझते थे, और इन्होंने क्या कहा, कहा कि इतना आसान पढ़ना नहीं है, हम अभी और डिवाइड करेंगे। हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना आपको टफ करना है कर लीजिए, हम कहाँ रुकने वाले, हम तो तब तक देखेंगे जब तक चल सकते हैं इसमें सारी चीजों को लेके। तो सर सिडनी गेराल्ड बुराड़ आते हैं, हिमालय का नदी के आधार पर डिवीजन कर देते हैं, कहते हैं पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हमने कहा ठीक है, तो एक ऐसे डिवाइड करते हैं। पहला इन्होंने कहा कि ये जो नदी एक है सिंधु, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम कहेंगे पंजाब हिमालय, हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा सतलज और काली के बीच का जो हिमालय उसको हम नाम देंगे कुमायूं हिमालय, हमने कहा बढ़िया है। इसके बीच में यहाँ नेपाल का हिस्सा आता है तो ये नाम दे देंगे नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिस्सा बचता है इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, असम हिमालय। खत्म, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। भाई क्या कर सकते हैं, ये चीजें हैं आती जाती रहती हैं। ठीक है, यही यही था। ओहो, छोटे हो जाओ बाबू। ये तो हमने पढ़ ही लिया है, झूठे इसके चक्कर में परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने डिवाइड किया है इसी के अंतर्गत हमको क्या क्या देखना है, ये तो हमने देख लिया भाई। अब इसमें यही चीज समझना है कि कौन कौन चीजें कितना कहाँ चौड़ा है कितना पतला है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हम सिंधु और सतलज को कह रहे हैं ये 560 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा चौड़ा यही है। वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ का गुफा, चिराग शरीफ पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, घास के मैदान में गुलमर्ग और सोनमर्ग, डल और बुलर झील इसी में आएंगी। पैंतीस
से, और सोमसुरी नामक लवली झील भी आएंगी। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ खेसर की खेती की जाती है, और कश्मीर भाषा में करेबा को खुद्र कहते हैं। ये याद रखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक और है, कलेजा पार, ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, बढ़िया ट्रिक है।